धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी है देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अब 2 लाख करोड़ रुपए का ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो नीलामी करने वाला है। मतलब ये कि रिजर्व बैंक बैंकों को थोड़ी सी रकम उधार देगा ताकि बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी ना हो। इसके अलावा उसी दिन 14 दिन वाला एक और VRR ऑक्शन होगा जिसमें रिजर्व बैंक 1.7 लाख करोड़ रुपीस डालने वाला है ताकि बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा कैश रहे। ये सारी प्रक्रिया बैंकिंग सिस्टम को सख्त नियंत्रण में रखने के लिए की जा रही है। साथ ही ईडी ने हाल ही में टोरिस ज्वेलरी ब्रांड की कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुंबई और जयपुर में 13 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। दरअसल कंपनी ने निवेशकों को आभूषणों और रत्नों में निवेश करने का लुभावना ऑफर दिया था जिसमें उन्हें हर हफ्ते 2 से 9% रिटर्न का भरोसा दिलाया गया था। इसके अलावा कंपनी ने कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और झूठे वादों के साथ निवेशकों को गुमराह भी किया। वहीं राजीव कुमार, जो भारत के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस केवल चुनाव आयोग के बनने के दिन को मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की अहमियत और उसे सम्मान देने का एक अवसर भी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस खास है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर देश की सेवा में 75 साल पूरा कर रहा है। ये संदेश उन्होंने कल नई दिल्ली में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, नजफगढ़, उत्तम नगर और द्वारका विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करने गए थे। इन जनसभाओं में काफी भीड़ जमा हुई थी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए अगले 5 साल के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 4 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। ये राष्ट्रपति प्रबोवो की पहली भारत यात्रा है। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ ओडिशा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के चेतक कोर के वायु रक्षा योद्धाओं ने दिन और रात दोनों समय में आकाश मिसाइल से फायरिंग की। उन्होंने कम ऊंचाई और अधिकतम सीमा पर लक्ष्य को सटीकता से भेदा। दक्षिण पश्चिमी सेना कमान के मुताबिक ये फायरिंग भारतीय सेना के वायु रक्षा कोर की परिचालन तत्परता और उन्नत क्षमताओं को दिखाती है। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध विराम के तहत तय की गई समय सीमा तक अपनी सेनाओं को लेबनान से वापस नहीं बुलाएगा। नवंबर में हुए समझौते के मुताबिक इजराइल को अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ नगरी आएंगे और महाकुंभ नगर में करीब 5 घंटे बिताएंगे। इस दौरान वो योगी महासभा के शिविर में भी जाएंगे और कुछ दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मौनी अमावस्या स्नान और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी से ये साफ दिखता है कि फिस्कल टारगेट्स को हासिल करने के लिए लगातार आर्थिक सुधार और सही तरीके से राजस्व जुटाने के उपाय कितने महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कुछ राहत उपायों के चलते आयकर संग्रह कम हो सकता है और ऐसे में 2025 और 26 तक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 9.6% की धीमी रफ्तार से बढ़कर 23.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं हाल ही में पोर्शे टाइकन फैसिलिस्ट को थोड़ा नया डिजाइन और बेहतर एफिशिएंसीज के साथ पेश किया गया है। ये कार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारतीय बाजार के लिए लॉन्च की गई। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच है। वहीं केंद्र सरकार ने 2025 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी उम्र और आरक्षण संबंधी दावों के लिए दस्तावेज जमा करना होगा, जबकि पहले ये दस्तावेज केवल परीक्षा पास करने के बाद जमा करने होते थे। साथ ही दोस्तों, CBRE इंडिया ने एक सर्वे जारी किया जिसमें बताया गया कि एशिया प्रशांत बाजारों में शुद्ध खरीदारी के इरादे में सुधार हुआ है और ये 13% तक बढ़ गया है। सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोगों ने 2025 से ज्यादा अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा जताई है। भारत में भी शुद्ध खरीदारी की धारणा 3% पर पहुंच गई है।
साथ ही सरकार ने 2024-25 स्तर के लिए 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है, लेकिन भारतीय व्यापारियों को अभी भी ऑर्डर पाने में काफी मुश्किल हो रही है। 4 डीलरों ने बताया कि भारतीय चीनी मिलें लंदन में मिलने वाली कीमतों से ज्यादा प्रीमियम मांग रही है, जिसे विदेशी खरीदार देने को तैयार नहीं है। इस वजह से भारत से चीनी निर्यात की गति 3 साल के सबसे निचले स्तर तक गिर गई है। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवंबर 2024 के लिए मोबाइल सब्सक्राइबर का डेटा जारी किया है, जिससे हमें देश की टेलीकॉम कंपनियों के प्रदर्शन के बारे में पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई में टैरिफ प्लान्स के दाम बढ़ने का जो असर था वो अब खत्म हो चुका है और अब यूजर्स फिर से निजी टेलीकॉम कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर श्री सुबियांतो ने कहा कि इंडोनेशिया भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है और भारत वो पहला देश था जिसने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने और हर नागरिक को अपने वोट का अधिकार उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में हमारी भागीदारी के महत्व को बताता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग के प्रयासों की भी सराहना की। बता दें कि सुबह करीब 5:48 पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.4 थी। भूकंप का केंद्र डूंडा तहसील के खुरकोट और भरन गांव वन क्षेत्र में था। साथ ही फिच, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक भारतीय बैंकों का एनपीए घटकर 2.4% हो सकता है। हालांकि खुदरा कर्ज, खासकर असुरक्षित कर्ज पर दबाव बढ़ा है, फिर भी अगले साल इसमें और 0.2% की कमी आ सकती है। साथ ही अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है और अब उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारत ने राणा का प्रत्यर्पण मांगा था क्योंकि उस पर 2008 के मुंबई हमले में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें 160 लोग मारे गए थे। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक में खूब हंगामा हुआ। जब हंगामा नहीं थमा तो कमेटी के 10 सांसदों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्हें मसौदे में किए गए बदलावों का ठीक से अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। वहीं सरकार ने बताया कि नवंबर 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 16 लाख से ज्यादा नए श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल की तुलना में इसमें 0.97% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 20,212 नए प्रतिष्ठानों को भी योजना में शामिल किया गया है। इसमें 3.28 लाख महिला श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुल 44 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने भी इस योजना में शामिल होने का फैसला लिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 17 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.8 अरब डॉलर घटकर 623.58 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले वाले हफ्ते में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 8.7 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि स्वर्ण भंडार में थोड़ा इजाफा हुआ है और ये 1.06 अरब डॉलर बढ़कर 68.94 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं महंगाई के बीच एक अच्छी खबर आई है। बजट से पहले अमूल ने अपनी 3 प्रमुख दूध उत्पादों की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। ये कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और बजट से पहले उनकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। वहीं जियो ने गणतंत्र दिवस पर कुछ खास प्लान किया है। अब जियो के ग्राहक गणतंत्र दिवस 2025 से जियो साउंड पे सर्विस का फायदा उठा सकेंगे। खास बात यह है कि ये सेवा जियो भारत फोन पर हमेशा के लिए फ्री रहेगी। मतलब अब यूपीआई पेमेंट का अलर्ट सुनने के लिए आपको अलग से साउंड बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे अपने जियो भारत फोन से अलर्ट सुन सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही अब कश्मीर में भी वंदे भारत ट्रेन का जादू दिखने वाला है। ये स्पेशल ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच अपनी उद्घाटन यात्रा के लिए तैयार है। इससे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब कश्मीर घाटी को देश और दुनिया से और भी जुड़ने का मौका मिलेगा और यात्रियों के लिए सफर भी आसान हो जाएगा। वहीं यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले साल गर्मी की लहरें, तूफान, बाढ़ और दूसरे मौसमीय बदलावों की वजह से 85 देशों में 242
25 मिलियन बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आईं। इसका मतलब है कि 2024 में हर 7 बच्चों में से एक बच्चा ऐसी मौसमी घटनाओं के कारण स्कूल नहीं जा पाया। ये आंकड़े सच में चिंता का विषय है, क्योंकि इसका असर बच्चों की शिक्षा पर बहुत पड़ता है। साथ ही मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की सोच रही है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा पिछले साल सितंबर में हुई थी और अब अंबानी का कहना है कि ये सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस एनवीडिया से AI सेमीकंडक्टर खरीदने की योजना बना रही है, ताकि इस डेटा सेंटर को और भी अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।